देश में अब गांधी को भुलाने की षड्यंत्र पूर्वक साजिश की जा रही। भारत की चुनौतियां क्या हैं और उसमें मौजूदा सरकार किस तरह से नाकाम हो रही है, उसको उसके प्रति लोगों को जगाने के लिए ये यात्रा की। इस देश में बेरोजगारी का जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाने में जो विफलताएं हैं, उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये धार्मिक उन्माद का जो माहौल बनाया जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण सियासी है? क्या वोट की राजनीति है? मिट गए ये सब। कौम की औकात को मत छेड़िए, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे, मजहबी नगमात को मत छेड़िए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप बार बार लगता है कि वो बात तो गांधी की करते हैं, गांधी को आगे रखते हैं, लेकिन मन में उनके गॉड से बसते हैं, और बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। खैर, वो बात अलग है। दरअसल गांधी जी के नाम पर कुछ यात्राएं हाल ही में निकली हैं, और एक यात्रा बड़ी चर्चा हो रही है, एक कदम गांधी के साथ। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो चुनाव क्षेत्र हैं, राजघाट वाराणसी से राजघाट दिल्ली तक के लिए निकाली जा रही है। और शुरुआत इसकी 2 अक्टूबर 2025 को हुई, उसका समापन 27 नवंबर 2025 को राजघाट दिल्ली में होना है। और चर्चाओं में इसलिए कि ये यात्रा बार बार, आरोप ये है जो ये निकाल रहे हैं, 20 राज्यों के प्रतिनिधि हैं, और जय किसान आंदोलन एक बैनर है, इसके तले चल रहा है सारा का सारा। वो ब्लेम ये है कि इसको बार बार रोका जाता है, और अभी अभी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुनः इसको रोका गया है। और जैसा मैंने कहा कि चूंकि यात्राओं का मामला है, और ये यात्रा वही है कि एक कदम गांधी के साथ, तो आपको ध्यान होगा राहुल गांधी ने हाल ही में 2 चर्चित यात्राएं की हैं, जो देश भर में बड़ा उसका एक अलग संदेश भी रहा। और उससे अगर राजनीतिक कहीं उसमें पक्ष पहलू देखें, तो बहुत कुछ कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल उसने गेन किया, ऐसा निकलता है। खैर, वो अलग चीज है। मैं विशुद्ध रूप से चर्चा करूंगा ये जो एक कदम गांधी के साथ, और इसको जोड़ूंगा महात्मा गांधी, बापू ने भी बहुत यात्रा की, और कई यात्रा ऐसी देश में हुई। तो इसी सबके लिए चलेंगे। एक बहुत खास मेहमान, बेहद खास मेहमान सबसे पहले जुड़ूंगा, जुड़ गए राजेश बादल जी। राजेश बादल जी को मोहताज नहीं है परिचय के, मुझे देना भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। बहुत हम लोगों के अग्रज, और बहुत एक लंबा कालखंड आपका जर्नलिज्म का, और नवभारत टाइम्स, नई दुनिया, और तमाम चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या जो रेडियो की दुनिया के एक ऐसी जानी पहचानी आवाज, और राज्यसभा टीवी को खड़ा करने वाले, और बहुत सारी पुस्तकें लिखने वाले। राजेश जी की पुनः एक नई पुस्तक आने वाली है। मैं राजेश जी आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा उसके लिए। और शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा राजेश सर की ये जो एक कदम गांधी के साथ, और ये जो यात्रा है फिरोजाबाद में, इसको रोका कि एक छोटा सा संक्षिप्त नोट इस पे, फिर मैं आगे इन्हीं यात्राओं को जोड़कर कुछ बातें करूंगा। पहले इस यात्रा को लेकर आपकी बात, क्योंकि गांधी जी की मैंने जैसे बात की कि महात्मा गांधी, और वही कुछ, और उससे कई चीजें जुड़ेंगी। पहले इस पर नोट। धन्यवाद संजीव। देखिए, महात्मा गांधी और पदयात्राओं का जो रिश्ता है, वो बहुत गहरा है। और गहरा इसलिए नहीं कि वो बहुत इतना चले जिंदगी भर, इतना चले कि लगभग 80,000 किलोमीटर चले, यानी पृथ्वी की 2 परिक्रमाएं उन्होंने की। बल्कि महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो प्रतीकात्मक उसका जो महत्व था, गांधी जी ने साबित किया था कि उस दौर की जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों का सामना करने में उन्होंने देश को एक किया। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी इस समय जो एक कदम गांधी के साथ, शीर्षक से स्पष्ट है कि जो गांधी ने तरीका अपनाया था उस दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए, उसी तरह का एक तरीका आज के गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने अपनाया है उस दौर, आज के दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए। आपने शुरुआत में जो बात कही, मैं उसका और थोड़ा सा विस्तार करता हूं कि चूंकि ये राजघाट से राजघाट तक की पदयात्रा है, करीब 1000 किलोमीटर की है, और 3 राज्यों से होकर गुजर रही है। इस यात्रा को बीच में एक आध बार पुलिस ने रोका, फिर गांधीवादियों ने अपने तरीके से धरना दिया, शांतिपूर्वक भजन गाए, कीर्तन किए, और तब उनको जाने दिया गया। एक या जगह और भी थोड़ा सा तनाव हुआ, जब एक गांधीवादी छात्र को, बनारस के एक छात्र को अरेस्ट कर लिया गया।
तो लेकिन ये चूंकि गांधी की यात्राओं के साथ चुनौतियां तो हमेशा ही थी और इस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां तो पहले भी थी, तो आज भी हैं। आज परिस्थितियां कैसी हैं, जैसा कि आपने संकेत किया कि इन दिनों जो सबसे बड़ा संकट है वो लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतंत्र संवैधानिक मूल्यों, सरोकारों और उसके उनके उनके क्षरण का है। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का पतन हुआ है, जिस तरह से हमारी लोकतांत्रिक धारा को झटका लगा है, वो धारा सूखी है, उसको देखते हुए अब देश में गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से ये बीड़ा उठाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भी कि इस देश में अब गांधी को भुलाने की षड्यंत्र पूर्वक साजिश की जा रही है। मैं बता दूं कि गांधी वो था जिसके मरने पर 150 देशों ने झंडा झुकाया था, तो अंग्रेजों के कहने पर नहीं झुकाया था। उसका कद इतना बड़ा था जितना 5000 साल में हिंदुस्तान में किसी महान पुरुष का नहीं हुआ। जी, इसलिए ये यात्रा का महत्व है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जो कहा अरुण जी माफ़ कीजिएगा राजेश जी, हम निरंतर ये बातें देखते हैं। जैसे मैंने कहा आपने महात्मा गांधी का तो मैं उसको जब पलटते हैं तो हमने पढ़ा भी है, दांडी मार्च हुआ, चंपारण यात्रा हुई, फिर उन्होंने जो है वो अहमदाबाद में मील मज़दूरों को लेकर यात्रा की थी, उन्होंने नोआखली वाला जो आखिरी उनकी यात्रा, सारी चीज़ें थी। मैं ये पूछना या समझना चाहता हूँ आपसे, आप तो जुड़े हैं, आप ये जो गांधी वाला जो पूरा आंदोलन है, इससे आप भी जुड़े हैं, आपके पास कुछ पद भी है, हम यहाँ बात करें मध्य प्रदेश में। तो ये बात करते हैं गांधी की, भारतीय जनता पार्टी हो या मोदी जी भी आप हर जगह रखते तो आप हो आगे, लेकिन ऐसी चीजों में जो एक बिल्कुल सामान्य तौर पर कर रहे हैं, अहिंसात्मक है, कहीं कोई नहीं, सिर्फ अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश है। जैसे मैंने कहा भले ठीक है, अब किससे जुड़े क्या जुड़े इसमें ज्यादा जाने की एक कदम गांधी के साथ, और वो वही जो मूल समस्याएं आम जनों की हैं, शांति चाहते हैं, एकता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। हम देख रहे हैं फिरोजाबाद में कैसे पुलिस वालों से संघर्ष करना पड़ा। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर की तब भी हुआ था ऐसा। क्या भय है ये? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बातें तो बहुत सारी करते हैं, योगी आदित्यनाथ, और चेहरा वही है कि आप बात गांधी की और आपका जो कार्य जो है या वो है वो गोट से सा होता है। पे ये आक्षेप आरोप लगते हैं दोनों, आप चाहे प्रधानमंत्री जी हो, उनकी टीम हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। इस पे एक नोट चाहूंगा आप। देखिए, सत्ता वो किसी भी दौर की रही हो संजीव, कभी भी अपनी कमजोरियों को उजागर होते देश के सामने नहीं देखना चाहती और जब किसी सरकार के खाते में नाकामियां ही नाकामियां हों तो ये संकट अवाम के ऊपर बढ़ जाता है, आम आदमी के ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि वो जानना चाहता है। इस देश के एक एक मतदाता को ये जानने का हक है कि ऐसा सांप्रदायिकता का जहर जिस तरह से इस देश की रगों में फैल गया है, वो उसके पीछे की कहानी क्या है। ये धार्मिक उन्माद का जो माहौल बनाया जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण सियासी है, क्या वोट की राजनीति है। इस देश में बेरोजगारी का जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाने में जो विफलताएं हैं, उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है। महंगाई का जो मुद्दा है, आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ रही है संजीव जी, हम सब देख रहे हैं। मैं, आप और समाज के तमाम वर्गों के लोग अपने दिल में हम झांक भोग के भी रहे हैं, देखें। देख नहीं भोग भी रहे हैं, हम भोग भी रहे हैं, देख ही नहीं रहे, भोग भी रहे हैं उस सबको। वही मैं कह रहा हूं कि आमदनी जो है वो बढ़ नहीं रही है। अब खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, घर घर में एक नौजवान बेरोजगार बैठा है और बूढ़ा बाप जो है पेंशन के सहारे घर चल रहा है। ये घर घर की लगभग हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है। तो अब क्या करेगा बताइए। एक नौजवान और एक घर में औसतन एक या दो लोग तो बेरोजगार हैं ही, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या चाहे बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा हो। खेती भी है, अब वो मुनाफे का धंधा नहीं रहा, कारोबार नहीं रहा। खेती के बीच के जो बिचौलिए हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में आवाम को एक ना एक दिन सड़क पे तो आना ही था और वो सड़क पर आई है।
और इसी बहाने आई है कि अब हम सीधे सरकार से संवाद करेंगे। एक कदम गांधी की साथ वाली यात्रा का उद्देश्य ही यही है कि जिस तरह से महात्मा गांधी बरतानवी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे, उसी तरह से ये गांधीवादी बात करते हैं और गांधीवादी कार्यकर्ता करते हैं, हम सब करते हैं। और हम सब लोगों की परवरिश आज से 50 साल हो गए पूरे मुझे पत्रकारिता करते हुए। हम लोगों की परवरिश और पत्रकारिता की जो परवरिश है, वो ऐसे ही मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए हुई है। तो ऐसे में जो बात आप कह रहे हैं, अभी ये यात्रा मथुरा की ओर बढ़ रही है। इटावा और आसपास जो हुआ और 2-1 घटनाएं जो घटी, मुझे लगता है जैसे-जैसे ये दिल्ली के पास पहुंचेंगे, जहां जो कि 26 नवंबर जो संविधान का स्थापना दिवस है, उस दिन ये गांधी की यात्रा वहां पहुंचेगी, राजघाट पर जाएगी, राष्ट्रपिता को माथा नवाएगी। और इस देश में हमने देखा है कि बनारस से जब से यात्रा चली, हर शहर में हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। और अगर मेरे पास आंकड़ा आएगा 26 नवंबर के बाद, तो मैं बता दूंगा कि ये जो नफरी है, जो संख्या है, वो लाखों में बदल गई है, या हो सकता है करोड़ों में बदल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को अवाम की आवाज सुनना चाहिए। अवाम की आवाज की उपेक्षा जो सरकार करती है, उस सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी। बिल्कुल। अरे सर, मैं एक छोटी-सी क्लिप दिखाता हूँ, वो आप ही ने मुझे भेजी थी। मैं उसमें से जो निकल सकती है वो क्लिप छोटी-सी, कैसे वो जद्दोजहद करे, छोटी-सी क्लिप देखिएगा फिर सवाल देखिएगा। राजघाट से राजघाट हम चलेंगे साथ साथ, संविधान बचाने संविधान तो महाराज आप बता रहे हो हमको। हाँ हम बता ही रहे। हाँ तो आप कह रहे हैं कि हम भी उसी संविधान से चल रहे हैं, आप भी उसी। हम भी 38 दिनों से चल रहे हैं ना। क्यों नहीं? हम अपने अधिकार में नहीं चलेगी। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों पे, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों पे, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हम जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे सर देखिए, वो संघर्ष कर रहे हैं, वो पुलिस वाला अटका हुआ है, वो उनको कैसे कर रहा है। मेरा सर देखिए, आपने बात की सांप्रदायिक, और वो लोग करते हैं भाईचारे की बात, वो करते हैं एकता की बात, वो करते हैं गंगा जमनी तहजीब की बात। तो यहाँ जो अभी हमने देखा कि 150 वर्ष हमारे हो रहे हैं जो वंदे मातरम को, तो क्या कुछ हुआ उसमें, कैसी सियासत हुई, हर चीज में सियासत है। और मैं तो देख के हैरान रह गया कि क्या चीजें देख पा रहे हैं सांसद, और जो बीजेपी के लोग हैं, इस तरीके के लोग हैं जो सांप्रदायिकता को कहीं वो आगे तरजीह देते हैं। अब बेंगलोर में यदि वो नमाज पढ़ रहे हैं, वहां आज से तो नहीं हो रहा है, जगह जगह होता है। अब आप हर चीज को करके उसको फिर उस तरीके से सियासी रख देना, कितना शेमफुल है। और ये कैसे रुके, यही तो वो शायद रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो गांधीवादी लोग हैं। देखिए, ये जो कार्यकर्ता हैं, जो सड़कों पर भूखे प्यासे जो मिल गया उसको खा लिया, जहां किसी ने बंदोबस्त कर दिया वहीं जमीन पे सो गए। इतने सारे कार्यकर्ताओं के भोजन का प्रबंध करना, पानी का प्रबंध करना, उतने सारे डॉक्टरों का, बुजुर्ग लोग हैं, दवाओं का प्रबंध करना। मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के एक बुजुर्ग सज्जन ने इस यात्रा में जो है भाग लेते हुए, हालांकि स्वाभाविक था, मौत उनकी हो गई और पूरी पदयात्रा गमगीन रही, लेकिन यात्रा का जो मकसद है वो कभी हाशिए पर नहीं आया। यात्रा का जो उद्देश्य है, और मैं एक, अगर आप कहें तो मैं एक 5 मिनट में इस देश में पुरानी यात्राओं का उदाहरण देते हुए सवाल पूछूंगा, मैं तो इसमें इसके में आ रहा हूँ सवाल पर, मैं तो सिंपल एक में हमारी संवेदना देखिए, जो प्रशासन है, शासन है, वहां जो लोग हैं, युवा, सबने गांधी को पढ़ा है। और आपने जो कहा 150 देशों के ध्वज झुक गए थे, सब जानते, फिर भी इस तरीके से बर्ताव करते, शर्मनाक होता है, बड़ा दर्द होता है। आप जो कह रहे थे, देखिए मुझे भी याद है, मैं उसको पढ़ रहा था, आचार्य विनोबा भावे जी, फिर उनके अलावा आचार्य विनोबा भावे जी के वो जो भूदान यात्रा, तो एक ऐतिहासिक, और वो उसके तो बहुत सारे हुए। फिर जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, उन्होंने भी इस सबके लिए निकाली थी कि वो देश की आत्मा को महसूस करना चाहते थे, वो जनता से सीधे संवाद करना चाहते थे।
तो इस पे छोटा सा नोट करिए, मैं और भी 2-3 चीजें और पूछूंगा, लेकिन पहले इस पे दोनों पे छोटा-छोटा नोट है, जितना आप संक्षिप्त और देखिए, सारगर्भित कर। भारत में पदयात्राओं का जो अतीत है बहुत ही सार्थक और दो मोटे तौर पर दो हिस्सों में रहा है। एक तो वो है जो सत्ता को मजबूत करता था, सियासी था, पदयात्राएं सियासी हुई, और दूसरी जो गैर सियासी हुई लेकिन सत्ता को हिलाती रही, जैसे धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना जगाने के लिए बाबा गुरु नानक जी की पदयात्रा थी। आप आइए, आपने अभी विनोबा भावे का बहुत अच्छा जिक्र किया। जैसे मैंने आपसे कहा, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने विनोबा भावे को के दर्शन किए हैं। 2-1 मिनट का अवसर मुझे मिला था, और बाबा विनोबा भावे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। गांधी जी ने अगर 79,000 कुछ किलोमीटर यानी पृथ्वी की 2 परिक्रमाओं लगाने के बराबर उन्होंने यात्रा की, तो बाबा विनोबा भावे ने 70,000 किलोमीटर से ज्यादा भूदान आंदोलन में यात्रा की, और उस यात्रा में देखिए संसार का सबसे बड़ा आंदोलन है आज तक। गिनीज बुक के जाने कितने रिकॉर्ड टूट जाएंगे कि उसमें 44 लाख एकड़ जमीन 6 लाख से ज्यादा किसानों को बांटी गई। अफसोस इस आंदोलन की हमने खुद हत्या कर दी। ये उन किसानों को जमीन मिली थी जो भूमिहीन थे, और जमींदारों ने खुद आकर के दिया। जहां का हमारा मूल गांव है संजीव, में गया हूं उस गांव में, और उत्तर प्रदेश का एक गांव है मंगरौठ, वो पहला गांव था जहां पूरा ग्रामदान हुआ था। जी, तो जी, जी। ऐसे ऐसे आंदोलन, मैंने पोचमपल्ली से वो पढ़ा यात्रा पढ़ा है, शुरू। मैं रोमांचित होता हूँ उसको पढ़ के, और बड़ा आत्म विभोर होता हूँ, और कि हमारे देश में कितने महान-महान लोग हैं, बड़ा अच्छा लगता है। करिएगा आप कंटिन्यू प्लीज़। तो अब उसके बाद आपने अभी जिक्र किया था पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की शेखर जी यात्रा की का। यात्रा थी, वो सिर्फ वो थी कन्याकुमारी से दिल्ली की यात्रा थी। वो जी, जो है, जी। वो तो भारत यात्रा नाम था उसका, भारत यात्रा, शायद उसको आपने कवर किया होगा, मैंने उसको पढ़ा हाँ, था उस समय। जी, मैंने वो पूर्व भी 6 जनवरी प्रधानमंत्री 6 जनवरी 6 जनवरी 6 1983 जनवरी 1983 को क्या है? कन्याकुमारी की उसी स्थान से शुरू हुई थी जहां बाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। मैं आऊँगा, उस पे तो आऊँगा पहले। जी, तो चंद्रशेखर की जो यात्रा थी वो भी सामाजिक सद्भाव और शांति के मकसद को लेकर के और देश को समझने के उद्देश्य से थी। उस समय कोई चुनावी यात्रा नहीं थी कि चुनाव हो नहीं, रहे थे तो उन्होंने यात्रा की कि भाई जन पार्टी को वोट दो। दरअसल उनका मोहभंग हुआ था कि 1977 के बाद जिस तरह से देश ने जनता पार्टी की सरकार देखी थी, जो आंदोलन और जो आक्रोश इंदिरा गांधी के खिलाफ देखा था, वो अचानक विलुप्त हो गया, पानी के बुलबुले की तरह फूट गया, और जनता पार्टी ऐसे बिखर गई कुछ ही समय में जैसे उसका कभी कोई अस्तित्व था ही नहीं। तो चंद्रशेखर जी के लिए जो मेरी बात हुई थी उनसे उस पदयात्रा के दरमियान, मैंने ही सवाल किया था कि ये क्या हुआ? बोले मैं इसी सवाल का उत्तर खोजने के लिए निकला हूं। जी, और जी, जी। उसमें मतलब जहां जो मिल जाता था तो वो खा लेते थे। मैं एक मैं नहीं जानता आपके पास कितना वक्त बचा है, प्लीज़, लेकिन उसके बहुत छोटा-सा, बहुत जी, सारे जी, किस्से करिए। हैं और फिर कभी सुनाऊंगा। इसके बाद एक यात्रा मैंने और कवर की थी जब देश में आतंकवाद चरम पर था, सुनील सिख दत्त की आतंक। यात्रा, सुनील दत्त की यात्रा, सुनील सुनील दत्त। दत्त जी का। जी, सुनील के उस समय वो राजनीति में थे, सांसद थे, मुंबई से अमृतसर की उन्होंने ये पदयात्रा की थी। गेटवे और ऑफ इंडिया से, गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू होके और वो वहाँ खत्म जी, हुई थी, वहाँ अमृतसर वापस। अमृतसर तक गए थे, और उस यात्रा में भी हमें कई किलोमीटर उनके साथ चला था, और मैंने उनसे सवाल जवाब किए, बतियाया उनको, और उनका भी मकसद शांति, सद्भाव और आतंकवाद के खिलाफ था। तो देखिए हमारे यहाँ जो मैं बात कर रहा हूं कि यात्राओं का मकसद यही रहा है, और वो अब सार्थक नहीं है। निरर्थक यात्राएं नहीं हुई या नकारात्मक यात्राएं नहीं हुई। आप देखिए इसके बाद भारत जोड़ो आंदोलन पदयात्रा जो हुई राहुल गांधी की, वो भी करीब करीब 4,000 किलोमीटर के आसपास थी शायद, अगर मुझे 4 से ठीक याद आ 6,000 रहा है, कन्याकुमारी से। तो कन्याकुमारी से। जी, जी। तो 2-3 साल पहले जो हुई थी, और उसमें ये अलग बात है, राहुल खुद भी भारत को समझना चाहते थे, जैसे महात्मा गांधी समझना चाहते थे। और महात्मा गा इसलिए उन्होंने वही स्थान चुना था, जहां महात्मा गांधी ने अपना पैंट, शर्ट, कुर्ता, पजामा सब होकर के एक धोती के वेश में आए थे, उसी स्पॉट से। वही एक ऐसा स्थान है, जहां से राहुल गांधी ने
भारत को समझने के लिए और भारत की चुनौतियां क्या हैं और उसमें मौजूदा सरकार किस तरह से नाकाम हो रही है, उसको उसके प्रति लोगों को जगाने के लिए ये यात्रा की। और इस यात्रा के परिणाम भी हुए। हम देखते हैं कि जो मेरा ख्याल है 40-45 सीटों पर थी उनकी पार्टी, वो 100 के आसपास पहुंच गई। तो अगर हम देखें तो सियासी सार्थकता भी है और गैर सियासी जो हमारे समाज को मजबूत बनाए, देश को मजबूत बनाए, वो यात्रा भी, उस यात्रा का भी मकसद इसमें था। बिल्कुल, जी। भारत जोड़ो यात्रा भाई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसके आगे उन्होंने दूसरे तरीके से की। ये पद यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो उन्होंने वाहन और सबका इस्तेमाल किया। आप जो बात कर रहे थे, मैं जो सुनील दत्त जी की बात कर रहे थे, मुझे याद है वो 19 जनवरी 1987 को शुरू हुई थी, और 1987 में जब शुरू हुई थी तो मैं भी आ चुका था जर्नलिज्म में, और शांति का संदेश वाहक उन्हें वो एक वो था। मैं ये पूछना चाहूंगा राजेश सर कि ये जो क्या है ये, अब देखिए 11 साल से ज्यादा का वक्त मोदी जी को हो चुका, और डबल इंजन ही डबल इंजन सब तरफ है, लेकिन हर तरफ अराजकता के हालात है। और जो आपका मतलब हम हमारा आपने जो कहा संविधान, लोकतंत्र, सब कुछ कहां से कहां पहुंच गया। हम कहीं अपनी सामान्य जो आवाज उठाना, उस पे भी आवाज उठाने पर रोक, हर चीज पर पहरेदारी, तो इसके इसके रिपरकेशंस क्या होने वाले? जैसे आप ये कह रहे थे एक कदम गांधी के साथ जहां से हमने शुरू की, यहीं लाके खत्म करना चाहूंगा। आप कैसे कैसे लोग हैं, बिल्कुल सब कुछ अपना वो जैसे कह रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, कहीं पी रहे हैं, कौन इंतजाम कर रहा है, और बहुत उम्रदराज ज्यादातर लोग हैं, युवा भी दिख रहे हैं उसमें, युवा भी हैं, सब प्रकार के हैं सब, क्योंकि गांधी तो हम लोगों के सबके आदर्श हैं और रहेंगे, सदा सदा रहेंगे मुझे लगता है। तो ये लोग ये चीजें बात सिर्फ उनकी करना और फिर पीछे से सब कुछ होना, ये कहां ले जाने वाला है देश को? अंतिम सवाल मेरा होगा। देखिए, इस एक अंतिम सवाल है, इसलिए मैं समअप कर देता हूं कि देखिए, दो महान पुरुषों, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, इन दोनों ने हमारे संविधान को लेकर के ही बड़ी मजबूत टिप्पणियां की थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र में दोष आए तो हम उनको दूर कर सकते हैं। बड़ा देश है, बड़ा लोकतंत्र है, कमजोरियां आएंगी, लेकिन हम उनको दूर करना चाहें तो दूर कर सकते हैं। लेकिन खराब लोकतंत्र से अच्छा है बनिस्बत एक सामंतशाही के। मतलब हमारा देश सामुदायिक नेतृत्व को समझे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम संसार का कितना ही अच्छा जो संविधान है बना दें, लेकिन अगर उसको मानने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, तो आप कभी भी अच्छे से अच्छे लोकतंत्र को आप धराशायी होते हुए देख सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हालिया दौर में भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट आई है या गिरावट लाई गई है। अब हम उतने प्यार से अपने तमाम वर्गों या मजहब के लोगों के साथ उतना व्यवहार नहीं करते, ना ही वो व्यवहार करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और जब उसने बिजनेस करना था और बाद में गोरे आए, 1857 का जो गदर नाकाम हुआ, उसमें के बाद उन्होंने एक जॉन स्ट्रेची था अंग्रेज अधिकारी, जॉन स्ट्रेची ने लिखा था कि हमें इस देश को बांट देना है। ये बात उसने लिखी है, रिकॉर्ड में है। तो उसने हिंदू मुस्लिम को बांटा, मुस्लिमों को सिखों से दूर किया, सिखों को हिंदुओं से दूर किया, पारसी हैं, बौद्ध हैं, सबको आपस में लड़ाया। और उन्होंने लिखा, जॉन स्ट्रेची ने तो आगे, कि हमें एक ऐसा मुल्क बनाना है जिसमें हिंदू मुस्लिम पर, मुस्लिम हिंदू पर, मुस्लिम सिखों पर, सिख गोरखों पर और गोरखा सब पर गोलियां चला सकें। ये इस रिपोर्ट में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब देखिए, ये स्थितियां, बांटने की सियासत वो अंग्रेज कितने साल तक राज किया, और अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि ये फूट डालो राज करो की राजनीति के चलते हमारे देश का मतदाता है, उसको ठगा जा रहा है। बिल्कुल नहीं रहा, मैं राय जी पे एक मोह नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपने जो जॉन स्ट्रेची जी का नाम लिया, जो मतलब उनको सम्मान तो नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो थे, तो कुछ आज की जो हुकूमत है उसमें भी यही वो जॉन स्ट्रेची है, ऐसा लगता है। यहीं खड़े हैं हम, यहाँ पर है, और वो उनका यही है कि ये इन प्रकार सत्ता हम पर बनी रहे और हम चलता रहे, सब कुछ बांटते रहे, काटते रहे, और वही सब चल रहा है। और अब तो आपने जो सबसे मूल, मैं एक नेहरू जी को लेकर भी चाहूंगा कि एक छोटा सा उनपे भी, कि नेहरू जी जो स्वप्न दृष्टा, हमारे पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश को बनाने में क्या क्या किया था, वो
और फिर साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ लाके सब अब खड़ता हूं, दोबारा से अंतिम कहूंगा कि कहाँ ज्ञानेश कुमार, क्या क्या हो रहा है, जो आपने सब चीजें कही कि हम वो हमारा वही नहीं बचा है जो हम जिसके मार्फत हमारा लोकतंत्र खड़ा है। अब करिएगा आखिरी टिप्पणी, मैं क्षमा चाहूंगा, पहले वाली में क्वेश्चन करता हूं। देखिए, ये सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। और आज का जो दौर है, मैं कहता हूं कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक उपसंहार है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र के खात्मे की बेला है, क्योंकि सारी दुनिया में ये हो रहा है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। भारत का बुनियादी चरित्र, हिंदुस्तान का बुनियादी चरित्र लोकतांत्रिक है और लोग सामुदायिक शक्ति में यकीन रखते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग सत्ता में नहीं होते हुए भी उनके साथ हैं, वो उनको ये बात समझनी होगी कि हिटलर, मुसोलिनी, जार या चंगेज खां, इनकी क्या गति हुई है। इनकी एक बार कहानियां तो पढ़ लीजिए। जितने भी हमारे इतिहास में तानाशाह रहे हैं, कहां हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज खां, मिट गए सब, मिट गए सब। कौम की औकात को मत छेड़िए, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। बहुत अच्छा रहा, ये सबको समाई, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और मुझे लगता है कि गांधी अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे, और उनका जो सिद्धांत, उनके जो आदर्श, उसको ना कोई मिटा सकता है, ना कोई वो कर सकता है। करते रहे। और जैसे ये जो लोग हैं उनके पद चिन्हों पर चलने वाले, ये आएंगे, आते हैं, झंझावत आते हैं, मुश्किलात आती हैं, और कुछ सिरफिरे लोग आते हैं जिन्होंने पढ़ा है। वो ऐसे लोग जो मैं देख रहा था, जो मैंने सवाल भी किया था। लेकिन कुल मिलाकर अंत में जीत, वो जो कहते थे ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो हम वहीं खड़े हैं, सत्य परेशान होगा लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार है सर, शुक्रिया। धन्यवाद संजीव। तो मित्रों, आप सुन रहे थे, बात शुरू हुई थी हमारी एक कदम गांधी के साथ, और एक कदम गांधी के जो आंदोलन है एक साथ, वो मतलब भयभीत करता है। लेकिन फिर वही कि सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं। लगे रहेंगे सब लोग, और एक ना एक दिन तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है पूरे चर्चा को सुनने के बाद, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।